दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम जिनोन डाइफ्लोराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम जिनोन डाइफ्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए इनके प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों HCF2 बनाने का फर्स्ट मेथड होता है फ्रॉम जिनोन एंड फ्लोरीन। दोस्तों जब हम जिनोन और फ्लोरीन को 1:3 में लेते हैं और जब उसको निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वहाँ पर HCF2 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसके रिएक्शन को भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जिनोन है और ये फ्लोरीन है। जब हम इनकी रिएक्शन निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो यहाँ पर HCF2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये HCF2 बनाने का फर्स्ट मेथड हो गया है। दोस्तों अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला मेथड है फ्रॉम जिनोन एंड ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। दोस्तों जब हम जिनोन और ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड की रिएक्शन -118 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो वहाँ पर HCF2 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसके रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जिनोन है और ये O2F2 ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड है। जब हम इनकी रिएक्शन -118 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो यहाँ पर HCF2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये HCF2 बनाने के कुछ मेथड हो गए हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम HCF2 की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोस्तों HCF2 कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दोस्तों ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 140 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों HCF2 का मेल्टिंग पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है इट इज सॉल्युबल इन लिक्विड HF एंड एक्ट एज ए गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। दोस्तों HCF2 लिक्विड HF में सॉल्युबल होता है और जब वो सॉल्युबल हो जाता है तो उसके बाद वो एक अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह से काम करता है। दोस्तों ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों HCF2 की अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। दोस्तों जब हम HCF2 को रिएक्शन वाटर से कराते हैं वो भी एल्कलाइन मीडियम में तो वहाँ पर जिनोन गैस बनती है। दोस्तों यहाँ पर आप उसके रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये HCF2 है। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर से एल्कलाइन मीडियम में कराएंगे तो यहाँ पर जिनोन गैस निकलती है। तो इस तरह से ये HCF2 की फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। दोस्तों जब हम HCF2 को रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो वहाँ पर HCF2 रिड्यूस होकर के जिनोन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप उसके रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये HCF2 है। जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो यहाँ पर जिनोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये HCF2 की फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों HCF2 की अगली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड है। दोस्तों जब हम HCF2 को रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO से कराते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोसिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला NOF होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसके रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनोन डाइफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पर नाइट्रोसिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों अब HCF2 की अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद SbF5 और AS5। दोस्तों जब हम HCF2 की रिएक्शन SbF5 या ASF5 से कराते हैं तो वहाँ पर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसके रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनोन डाइफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन SbF5 या ASF5 से कराते हैं तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये HCF2 की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम HCF2 की ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर HCF2 में जिनोन सेंट्रल एटम होता है। दोस्तों जिनोन के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5px2 5py2 और 5pz2 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जिनोन के आउटरमोस्ट शेल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। और जब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल स्टेट में जिनोन किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। और यहाँ पर फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2px2 2py2 और 2pz1 होता है। तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन के 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका मतलब है कि वो ओवरलैपिंग कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर HCF2 जो मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर HCF2 में जिनोन 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों जिनोन 2 कोवेलेंट बॉन्ड तभी बना सकता है जब उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। जिनोन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो वहाँ पर जिनोन के 5pz ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है।
इस तरह से जिनॉन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों अब जिनॉन का 5s 5px 5py 5pz और 5d का एक ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये पांचों ऑर्बिटल आपस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन करके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो वहाँ पर उन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसका मतलब है कि वो ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 एक्सीय बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर बचे हुए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो उनमें से 3 ऑर्बिटल में लोन पेयर रहते हैं और 2 ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोस्तों चूंकि यहाँ पर XeF2 मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी। दोस्तों लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम पर 3 लोन पेयर भी हैं, तो इसी लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर के लीनियर हो जाती है। तो आइए इसकी ज्योमेट्री के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जिनॉन के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। दोस्तों जिनॉन के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5px2 5py2 और 5pz2 होता है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल स्टेट में इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में जिनॉन किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर XeF2 मॉलिक्यूल में जिनॉन 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों जिनॉन 2 कोवेलेंट बॉन्ड तभी बना सकता है जब उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों जिनॉन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर जिनॉन के 5pz ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है। इस तरह से जिनॉन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों अब इसके बाद जिनॉन का 5s 5px 5py 5pz और 5d का एक ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये पांचों ऑर्बिटल आपस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन करके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको अब यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल में लोन पेयर रहते हैं और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर यही दोनों ऑर्बिटल दोनों फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप XeF2 मॉलिक्यूल को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल में आप जो डॉट देख रहे हैं तो वह फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से यहाँ पर XeF2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर हैं। दोस्तों यहाँ पर XeF2 मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी। दोस्तों लेकिन यहाँ पर 3 लोन पेयर भी हैं, तो इसी लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर के लीनियर हो जाती है। तो यहाँ पर आप XeF2 की ज्योमेट्री को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी। दोस्तों लेकिन यहाँ पर 3 लोन पेयर भी है, तो उन लोन पेयर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्हीं लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर के लीनियर हो जाती है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में XeF2 के प्रिपरेशन मेथड, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।